नमस्कार। आज हम वैश्विक व्यापार की दुनिया से कुछ ताज़ा और अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास स्रोत है ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ सेप्ट 7 2025 और मकसद है कि इसमें से ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि इनका बड़े पैमाने पर क्या मतलब है। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्रेट प्लेटफॉर्म है, लाल सागर में केबल कटने का क्या असर हुआ, अमेरिका की टैरिफ छूट, ब्रिटेन की विकास की महत्वाकांक्षाएं और हाँ, भारत की व्यापार वार्ताएं। काफी कुछ है कवर करने के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इन खबरों में। पहली बात, ये टेक्नोलॉजी जो शिपिंग को बदल रही है, डिजिटल फ्रेट प्लेटफॉर्म। स्रोत कह रहा है कि ये प्लेटफॉर्म मतलब शिपिंग को तेज, ज्यादा पारदर्शी और सस्ता बना रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है, सोचने वाली बात है ना। शिपिंग जैसा पुराना उद्योग अब कैसे बदल रहा टेक्नोलॉजी से। क्या स्रोत में कुछ खास उदाहरण है कि ये जमीन पर कैसे दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ मतलब कागजी काम कम करना नहीं है। अच्छा। ये असल में जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनके लिए तो पूरा खेल ही बदल रहा है। उनके लिए कैसे? देखिए, पहले क्या था कि बड़ी शिपिंग कंपनियों का दबदबा था। छोटे निर्यातकों को अच्छी रेट्स या सही रूट मिलना मुश्किल होता था। हाँ, ये तो होता था। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरह से बाजार को खोल रहे हैं सबके लिए। स्रोत बताता है कि कुछ प्लेटफॉर्म रियल टाइम बोली लगवा रहे हैं। रियल टाइम बिडिंग? अच्छा। जी, तो कीमत में पारदर्शिता आ रही है और कंटेनर ट्रैकिंग भी पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आसान हो गया है। एक आंकड़ा भी दिया है स्रोत ने जो दिलचस्प है कि कुछ कंपनियां जो इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं उन्होंने अपनी लॉजिस्टिक्स लागत में मतलब 10 से 15% तक की कमी देखी है। 10 से 15%? ये तो बहुत ज्यादा है, खासकर जब मार्जिन इतने कम होते हैं वैश्विक व्यापार में। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण है। और ये पारदर्शिता वाली बात, क्या इसका मतलब है कि अब वो रेट्स में जो हेरफेर होता था उसकी गुंजाइश कम हो गई है? हाँ, काफी हद तक। पारंपरिक मॉडल में तो बहुत स्पष्ट थी, कई छिपी हुई लागतें थीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन सबको सामने ला रहे हैं। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि चुनौतियां अभी भी हैं। अच्छा, जैसे सारे पोर्ट और कस्टम अथॉरिटीज अभी पूरी तरह से इन डिजिटल सिस्टम के साथ जुड़े नहीं हैं, तो कभी-कभी रुकावटें आ जाती हैं। हाँ, ये तो होगा, इंटीग्रेशन में टाइम लगता है। और हाँ, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इतनी सारी संवेदनशील जानकारियां ऑनलाइन हैं। सही बात है। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड तो साफ है, डिजिटलीकरण और ज्यादा कुशलता की तरफ। ये सिर्फ कंटेनर इधर उधर करना नहीं है, ये पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक कदम है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी के फायदे की बात। लेकिन जैसा होता है अक्सर, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ने से नए रिस्क भी आते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी अगली खबर आती है, लाल सागर में समुद्र के नीचे जो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, उनका कटना। जी, ये बड़ी घटना थी। स्रोत कह रहा है कि इससे दुनिया का करीब 17% इंटरनेट ट्रैफिक बाधित हुआ। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। 17%? हाँ, ये बहुत ज्यादा है। क्या स्रोत बताता है कि किन खास सेवाओं या क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा? हाँ, देखिए, 17% वैश्विक ट्रैफिक कोई छोटी बात नहीं। स्रोत खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड सेवाओं के प्रभावित होने की बात करता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पर असर इससे कहीं ज्यादा फैला हुआ था। लाल सागर जो है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक के लिए एक मतलब बहुत ही अहम रास्ता है। तो इस कटने से न सिर्फ आम इंटरनेट ब्राउजिंग धीमी हुई, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, वित्तीय लेन देन और जो क्लाउड आधारित सेवाएं थी वो सब प्रभावित हुई। तो ये काफी व्यापक था। जी, स्रोत ये भी बताता है कि हालांकि कुछ वैकल्पिक रास्ते हैं, पर इस इलाके में कनेक्टिविटी इतनी घनी है कि इस कटौती का असर महसूस होना ही था। तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का मामला नहीं था, बल्कि एक पूरी कह सकते हैं सिस्टम की कमजोरी सामने आ गई। बिल्कुल, एक सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी। क्या स्रोत बताता है कि ये कटा कैसे? कोई दुर्घटना थी या कुछ और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या हो रहा है? स्रोत घटना के सही कारण पर अटकलों का जिक्र तो करता है, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जहाजों के एंकर से नुकसान हुआ होगा, जबकि दूसरी संभावनाएं भी हैं। कारण चाहे जो भी हो, ये घटना ये दिखाती है कि हमारा ग्लोबल डिजिटल ढांचा कितना नाजुक हो सकता है। समुद्र के नीचे ये मुट्ठी भर केबलें ही तो हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। सही बात है। जहां तक भविष्य की बात है, स्रोत बताता है कि केबल मरम्मत वाले खास जहाज काम कर रहे हैं, पर मरम्मत में वक्त तो लगता है। हाँ, लगता ही होगा।
लंबे समय में ये घटना जरूर सरकारों और कंपनियों को डेटा रूट में विविधता लाने और जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा बढ़ाने के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि क्या हम अपनी डिजिटल निर्भरता के जोखिमों को ठीक से समझ रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ डिजिटल फेड प्लेटफॉर्म कुशलता बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी नाजुक, अजीब विरोधाभास है ये। जी चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और व्यापार नीतियों और राष्ट्रीय स्ट्रैटेजियों की दुनिया में चलते हैं। ठीक है। अमेरिका से खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए हैं। ये कुछ खास व्यापारिक भागीदारों के लिए टैरिफ में छूट देगा। स्रोत इन्हें संरेखित व्यापारिक भागीदार कह रहा है। ये संरेखित का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ आर्थिक साझेदारी है या कुछ और भी? ये बहुत अहम सवाल है और स्रोत के विश्लेषण का एक मुख्य बिंदु भी यही है। अच्छा, संरेखित शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि ये कदम सिर्फ व्यापार सस्ता करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भू राजनीतिक मतलब? ऐसा लगता है कि संरेखित का मतलब उन देशों से है जिनके साथ अमेरिका के मजबूत सुरक्षा, राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। अच्छा। आदेश में प्रमुख क्षेत्रों का भी जिक्र है जिनके लिए ये छूट होगी। स्रोत अंदाजा लगाता है कि इनमें सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, दवाइयां और शायद एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र हो सकते हैं। यानी वो क्षेत्र जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मुकाबले के लिए जरूरी माने जाते हैं। बिल्कुल वही। तो ये एक तरह से दोस्तों के लिए व्यापार आसान करना और शायद गैर दोस्तों के लिए मुश्किल बनाए रखना। हाँ, कह सकते हैं। इसे ही शायद फ्रेंड शोरिंग कहते हैं, जिसका जिक्र आपने पहले किया था, भले ही स्रोत ये शब्द इस्तेमाल ना कर रहा हो। बिल्कुल, ये उसी फ्रेंड शोरिंग या एलाई शोरिंग वाली सोच से काफी मिलता जुलता है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? नतीजे कई हो सकते हैं। एक तरफ ये संरेखित देशों के साथ व्यापार बढ़ा सकता है, सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित या कम से कम अमेरिका के कंट्रोल के करीब ला सकता है। दूसरी तरफ जो देश इस परिभाषा में फिट नहीं बैठते, उनके लिए अमेरिकी बाजार में पहुंचना और महंगा या मुश्किल हो सकता है। इससे ग्लोबल ट्रेड पैटर्न बदल सकते हैं। ये तो बड़ा बदलाव होगा। जी, स्रोत ये भी चेतावनी देता है कि इससे कुछ चीजों की लागत बढ़ सकती है, क्योंकि उत्पादन शायद सबसे सस्ते सप्लायर से हटकर संरेखित सप्लायर के पास चला जाए। हाँ, ये हो सकता है। और ये वैश्विक व्यापार नियमों और WTO के सिद्धांतों के लिए भी एक चुनौती है, जो आमतौर पर भेदभाव रहित व्यापार की बात करते हैं। ये तो वैश्विक व्यापार के नियमों को जैसे फिर से लिखने की कोशिश लग रही है। कुछ हद तक, हाँ। अब इसी तरह की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का एक और उदाहरण देखते हैं, इस बार यूके से। अच्छा, यूके? वहां के व्यापार और उद्योग सचिव पीटर काइल ने एक बड़े महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे का वादा किया है और उनका एक खास लक्ष्य है ब्रिटेन की पहली $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाना। $1 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बहुत बड़ा लगता है। स्रोत इसके पीछे की सोच के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और ये ब्रिटेन की ब्रेक्जिट के बाद की आर्थिक रणनीति के बारे में काफी कुछ बताता है। क्या बताता? स्रोत का विश्लेषण ये है कि ये लक्ष्य सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है। ये दिखाता है कि यूके सरकार शायद हाई ग्रोथ, हाई वैल्यू वाले उद्योगों पर फोकस करना चाहती है, जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लाइफ साइंसेज। शायद उनका मानना है कि ग्लोबल स्टेज पर प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें इन क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनना होगा। $1 ट्रिलियन की कंपनी का लक्ष्य एक तरह से प्रतीक बन सकता है इन क्षेत्रों में निवेश खींचने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि क्या सिर्फ एक कंपनी के आकार पर ध्यान देना पूरी अर्थव्यवस्था का सही पैमाना है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार की असल योजनाएं क्या हैं, इस पर अभी और क्लैरिटी चाहिए होगी। दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग देश अपनी आर्थिक दिशा तय कर रहे हैं। अब भारत की ओर देखते हैं। जी, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि भारत एक साथ कई और मोर्चों पर भी एक्टिव है। कई मोर्चों पर? हाँ, यूरोपीय संघ यानी EU, ओमान और यूरेशियाई देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTAs पर बातचीत चल रही है। अच्छा, EU, ओमान, यूरेशिया एक साथ? हाँ,
ये एक साथ इतनी सारी बातचीत संभालना, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? ये भारत की व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव और सक्रियता का संकेत है। एक साथ अमेरिका, EU जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, ओमान, खाड़ी में अहम पार्टनर, और यूरेशियाई आर्थिक संघ जिसमें रूस और मध्य एशिया के देश हैं, इन सब के साथ बातचीत करना दिखाता है कि भारत अपने व्यापारिक रिश्तों में विविधता लाना चाहता है। डाइवर्सिफिकेशन। जी, और किसी एक देश या क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अच्छा, स्रोत का विश्लेषण ये है कि ये भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हर बातचीत की अपनी मुश्किलें हैं। अमेरिका के साथ बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दे होंगे। EU के साथ स्टैंडर्ड, सस्टेनेबिलिटी की चिंताएं हो सकती हैं। हाँ, अलग अलग मुद्दे होंगे। ओमान के साथ ऊर्जा और निवेश पर फोकस हो सकता है। यूरेशिया के साथ कनेक्टिविटी और संसाधन। इन सबको एक साथ आगे बढ़ाना बड़ी चुनौती है, पर यह भारत की व्यापक मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की रणनीति का हिस्सा लगता है। तो हम इन सबको एक साथ रखें तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? बड़ी तस्वीर ये है कि वैश्विक व्यापार एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल फ्रेट अभूतपूर्व कुशलता और पारदर्शिता ला रही है। व्यापार आसान और सस्ता हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां भी देख रहे हैं, जैसे समुद्री केबल का कटना। ये फायदे पल भर में गायब हो सकते हैं। सही। और इन सब के ऊपर जियोपॉलिटिक्स अब व्यापार नीतियों पर हावी हो रही है। देश अब सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं देख रहे, वो सुरक्षा, स्थिरता और रणनीतिक गठजोड़ को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि अमेरिकी टैरिफ नीति या भारत की कई दिशाओं में चल रही FTA रणनीति से पता चलता है। हाँ, ये कुशलता, सुरक्षा और रणनीति के बीच एक लगातार खींचतान जैसा लगता है। कंपनियां और सरकारें दोनों ही इस उलझे हुए माहौल में रास्ता खोजने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ। डिजिटल होने की दौड़ है, पर साथ ही ये चिंता भी है कि कहीं हमारी निर्भरता हमें और ज्यादा असुरक्षित ना बना दे। और व्यापार के नियम भी लगातार बदल रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सारी चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर डिजिटल फ्रेट प्लेटफॉर्म तभी कारगर हो सकते हैं जब उनके पीछे का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत और सुरक्षित हो। हाँ। लाल सागर जैसी घटनाएं उस निर्भरता के जोखिम को दिखाती हैं। इसी तरह अमेरिका की संरेखित भागीदारों को प्राथमिकता देने की नीति उन कंपनियों को प्रभावित कर सकती है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए। अगर उनके पसंदीदा सप्लायर संरेखित ना माने गए तो? बिल्कुल। ब्रिटेन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी वैश्विक निवेश और व्यापार प्रवाह पर निर्भर करेगा, जो बदलती नीतियों और भू राजनीतिक तनावों से प्रभावित हो सकता है। भारत की FTA रणनीति भी इसी वैश्विक पुनर्संरचना का जवाब देने का एक प्रयास है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत से साफ है कि वैश्विक व्यापार का माहौल पहले से कई ज्यादा गतिशील और कह सकते हैं अप्रत्याशित हो गया है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत दस्तावेज ने हमें इन अलग अलग रुझानों की एक अच्छी झलक दी है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ने लायक है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। बताइए। हम देख रहे हैं कि एक तरफ कुशलता बढ़ाने वाली तकनीकें आ रही हैं, जैसे फ्रेट प्लेटफॉर्म। दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे की कमजोरियां सामने आ रही हैं, जैसे केबल कटना। और तीसरी तरफ व्यापारिक गठजोड़ और नियम बदल रहे हैं, जैसे अमेरिकी टैरिफ, भारतीय FTAs। हाँ, ये तीनों ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। जी, तो इस माहौल में भविष्य में व्यवसायों को अपनी वैश्विक संचालन रणनीतियों में सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं, बल्कि रेजिलियंस यानी लचीलापन कैसे बनाना होगा। लचीलापन, रेजिलियंस। उन्हें किन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा, अपनी सप्लाई चेन को कैसे डिजाइन करना होगा ताकि वे इस तरह के झटकों को झेल सकें। ये सवाल मुझे लगता है आने वाले समय में हर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।